हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। साथियों, हम राजस्थान ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की प्रमुख नदियों की बात हम कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने अब तक राजस्थान के दो प्रमुख अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र और अरब सागरीय अपवाह तंत्र की बात की है। आज हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की बात करेंगे और उस देखेंगे उसमें कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जिन विद्यार्थियों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं हमारे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह रहती है चंबल नदी। तो आज हम बात करेंगे चंबल नदी की। चंबल नदी जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है। तो पहले हम बात करेंगे कि चंबल नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है और इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। तो यदि हम बात करें इसके उद्गम की, यहाँ हम बना देते हैं राजस्थान का पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। यह हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो महू एक क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश के मऊ के निकट स्थान मऊ, राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। पहाड़ी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? पहाड़ी श्रृंखला हो जाएगी विंध्याचल, और विंध्याचल पर्वतमाला की एक पहाड़ी जिसको हम कहते हैं जनापाव, जनापाव की पहाड़ी। तो मऊ मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। अब यहाँ से ये नदी निकलती है और यहाँ से निकलने के पश्चात ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई अब ये पहुँचती है राजस्थान की सीमा तक। राजस्थान की सीमा पर यहाँ पर जिला रहता है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ जिले का एक स्थान है, स्थान का नाम हो जाएगा चौरासीगढ़। इस नाम को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से आप इसको याद रखना कि ये जो स्थान है चौरासीगढ़, इस चौरासीगढ़ के निकट चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अभी टीएसपी कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये सवाल बिल्कुल सीधे सीधे रूप में पूछा गया था कि चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। तो चंबल नदी चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ के निकट, चित्तौड़गढ़ में चौरासीगढ़ के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। अब यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश कर गई। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। 6 जिलों में इस नदी का प्रवाह होता है। 6 जिले कौन कौन से हैं? तो पहले चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा जिला रहता है बूंदी, बूंदी के बाद कोटा, कोटा के बाद जो अगला जिला रहता है वह रहता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद अगला जिला रहता है करौली, और करौली के बाद अंतिम जिला रहेगा धौलपुर। तो यह नदी जो है ये राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। हमने जब लूनी नदी पढ़ी थी तब भी मैंने आपसे ये कहा था कि राजस्थान की 3 ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान में सर्वाधिक 6 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। तो उसमें लूनी, चंबल और बनास, ये 3 नदियां हैं जो राजस्थान में सर्वाधिक 6 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। तो अब ये नदी जो है राजस्थान के इन 6 जिलों में बहने के बाद, 6 जिलों में बहने के बाद अब ये चली जाएगी उत्तर प्रदेश में। अगला जो राज्य आ जाएगा उत्तर प्रदेश,
और उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिले का नाम है इटावा। और इटावा जिले के मुरादगंज के निकट जिला कौन सा हो जाएगा, स्थान हो जाएगा मुरादगंज। मुरादगंज जिला इटावा और राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के मुरादगंज के समीप यह यमुना नदी में मिल जाती है। ध्यान रखना कि यह चंबल नदी जो है अंतिम रूप से यमुना नदी में मिल जाती है। तो अब वापस एक बार देखें कि मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ियों से निकलकर ये राजस्थान के 6 जिलों में बहने के बाद अंतिम रूप से उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के मुरादगंज के निकट अब ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया, उद्गम हो गया, प्रवाह क्षेत्र। और अंतिम रूप से ये कहाँ गिरती है और राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के जो 84गढ़ नामक स्थान है, इस 84गढ़ के निकट यह राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चंबल नदी हमने उद्गम की बात कर ली, तो उद्गम हो गया इसका जनापाव की पहाड़ियाँ, जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। इसकी समाप्ति कहाँ हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी मुरादगंज इटावा जिले में उत्तर प्रदेश में। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इन जिलों को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जो 6 जिले हमने बात की है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की, महत्वपूर्ण रहता है ये। कुल लंबाई की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई 967 किलोमीटर है, 967 किलोमीटर। और यदि हम देखें तो जनापाव की पहाड़ी से निकलने के बाद 84गढ़ तक यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। उसके बाद 84गढ़ से लेकर सवाई माधोपुर तक यह स्वतंत्र रूप से राजस्थान में बहती है। और उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में यह राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो यदि हम बात करेंगे कि राजस्थान में यह स्वतंत्र रूप से कितना प्रवाहित होती है, तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई रहती है वह 135 किलोमीटर रहती है। कोई दिक्कत नहीं। यदि कुल लंबाई की बात करेंगे तो 967 किलोमीटर, और राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में 135 किलोमीटर। अब जो इसकी विशेषता है कि यह नदी जो है ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी। हमने अब तक जो है गग्गर की बात की थी, तो वो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी थी। उसके बाद हमने कांतली की बात की थी, तो कांतली जो है वो पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी थी। और अब हम बात कर रहे हैं चंबल की, तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, इसका उद्गम की बात की, समाप्ति की बात की, उसकी कुल लंबाई की हमने बात की है। तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल का जो है आपूर्ति भी यही नदी करती है। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल की आपूर्ति करने वाली नदी भी चंबल नदी है। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। राजस्थान की सबसे लंबी नदी और राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल की आपूर्ति करने वाली नदी भी चंबल नदी है। एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट सेव कर लें। अब अगर हम बात करें कि चंबल नदी को कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है या इसके कौन कौन से अन्य नाम हैं, तो देखें, बात करेंगे हम चंबल नदी के उपनाम की। तो चंबल नदी को चर्मणीयवती भी कहा जाता है, इसे चर्मणीयवती कहते हैं। इसे कामधेनु नदी कहा जाता है। उसके बाद इसको 12 मासी नदी कहा जाता है। हमने जब माही नदी पढ़ा था
तब मैंने कहा था कि माही नदी को राजस्थान की दूसरी बारहमासी कहा जाता है। तो राजस्थान की जो बारहमासी नदी है वह चंबल नदी। उसके बाद यह वर्ष भर प्रवाहित होती है, इसलिए इसको कहते हैं सदावाहिनी। इसमें साल भर तक पानी रहता है, हमेशा पानी रहता है, इसलिए इसको कहते हैं सदा नीरा। तो ये चंबल नदी के कुछ प्रसिद्ध उपनाम हो जाएंगे, कुछ प्रचलित उपनाम। अब हम चंबल की कुछ और विशेषताओं की बात करते हैं। चंबल नदी जो है यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इसका मतलब ये दो राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो यह अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है। तो ये चंबल नदी दो राज्यों के बीच, राज्य कौन कौन से, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अब जब हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे और राजस्थान के तीसरे भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात की थी, तो उस मैदानी प्रदेश के अंतर्गत हमने बात की थी चंबल के मैदान की, और हमने वहाँ पर चंबल के कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात की थी। यहाँ हम एक बार फिर से उसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। तो चंबल नदी जो है यह राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी है, और चंबल नदी जो है यह अवनालिका अपर्दन करती है, अवनालिका अपर्दन करती है। मैंने भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत जो चंबल का मैदान था वहाँ पर अवनालिका अपर्दन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अपर्दन के कितने प्रकार है और अवनालिका अपर्दन क्या होता है और कैसे ये नदी इस तरह का अपर्दन करती है। तो यह हमने चंबल के मैदान के अंतर्गत विस्तार से इसको पढ़ रखा है। तो चंबल नदी जो है यह अवनालिका अपर्दन करती है, और चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन से चंबल के आसपास का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र कैसा हो गया है, यह क्षेत्र उबड़ खाबड़ क्षेत्र बन गया है। और ऐसी जो संरचना होती है इस संरचना को कहा जाता है उत्खात स्थलाकृति। ये जो संरचना बनी है, जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र बना है, इसको हम भौगोलिक भाषा में उत्खात स्थलाकृति कहते हैं, और सामान्य भाषा में इसे हम कहते हैं बीहड़ भूमि। तो ये जो बीहड़ भूमि है, यह बीहड़ भूमि या उत्खात स्थलाकृति यह अवनालिका अपर्दन से बनी हुई है। अब बीहड़ भूमि जो है यह बीहड़ भूमि कृषि योग्य न होकर यह डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसको हम डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं, डाकुओं की शरण स्थली इसे हम कहते हैं। और राजस्थान में यदि सर्वाधिक बीहड़ की बात करेंगे तो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं धौलपुर जिले में। सर्वाधिक बीहड़ जो हैं ये धौलपुर जिले में है। और चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, यदि हम बात करेंगे प्रवाह क्षेत्र की, तो ये क्षेत्र कहलाता है डांग क्षेत्र। चंबल नदी के आसपास का प्रवाह क्षेत्र डांग क्षेत्र कहलाता है। और जो करौली जिला है, इस करौली जिले को कहा जाता है डांग की रानी। कोई दिक्कत नहीं। तो चंबल नदी जो है यह उत्खात स्थलाकृति या बीहड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ भूमि को डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। और सर्वाधिक जो बीहड़ है राजस्थान में ये धौलपुर जिले में फैले हुए, और चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहते हैं, और करौली जो है इसे डांग की रानी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे बढ़ें। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करेंगे कुछ और विशेषताओं की, और इसके अंतर्गत अब हम बात करेंगे चंबल नदी के प्रमुख बांधों की। हम बांधों की बात करें उससे पहले कुछ और चर्चाएं हम कर लें चंबल नदी के बारे में। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर चंबल नदी पर बना हुआ है चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी पर है
चूलिया जलप्रपात, और ये जो जलप्रपात है इसकी ऊंचाई है 18 मीटर, 18 मीटर। तो साथियों ये जो चूलिया जलप्रपात है, यह चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखना कि चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है ये हो जाएगी 18 मीटर, और जिले की बात करेंगे तो जिला हो जाएगा इसका चित्तौड़गढ़। कोई दिक्कत नहीं। अब चंबल नदी जो है इसके अंदर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल उद्यान विद्यमान है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल उद्यान। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल उद्यान जो चंबल नदी की एक प्रमुख विशेषता है, और ये राजस्थान का एकमात्र नदीय अभयारण्य है। राजस्थान का एकमात्र नदीय अभयारण्य है, और घड़ियालों की प्रजनन स्थली के रूप में इसको विकसित किया गया है। तो इसके लिए हम विशेषता की बात करेंगे, इसके उपनाम की बात करेंगे तो इसको कहा जाता है घड़ियालों की प्रजनन स्थली। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है, कैदी बात करेगा वो घड़ियालों की प्रजनन स्थली कैसे किसे कहते हैं, तब तो हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल उद्यान। लेकिन वो कहेगा कि घड़ियालों की शरण स्थली किसे कहते हैं, तो हो जाएगा भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। हम राजस्थान के वन्य जीवों के अंतर्गत इसकी विस्तार से चर्चा आगे करने वाले हैं। तो चंबल नदी के अंदर जो अभ्यारण्य है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल उद्यान, जो राजस्थान का एकमात्र नदीय अभ्यारण्य है, जिसे हम घड़ियालों की प्रजनन स्थली कहते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष जीव पाए जाते हैं इस अभ्यारण्य के अंतर्गत, जिसे हम गांगेय डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, और गांगेय सूस। तो ये कुछ विशेष स्तनपायी जीव हैं जो इस राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल उद्यान में पाए जाते हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखें, इसको भी आप नोट कर लें। अब हम बात करेंगे चंबल नदी के प्रमुख बांधों की। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल रहता है, और यहाँ से सवाल क्या क्या बनेंगे मैं उसकी चर्चा साथ में करता रहूँगा। तो हम बात करेंगे चंबल नदी के प्रमुख बांधों की। तो यदि बात करते हैं हम चंबल नदी के पहले बांध की, हम बात करेंगे इसके उद्गम से लेकर इसके प्रवाह की ओर, क्योंकि यह सवाल पूछा गया था एक बार कि चंबल नदी के उद्गम से इसके प्रवाह की ओर बांधों का सही क्रम क्या है। तो हम उसी क्रम में बात करेंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, और मंदसौर जिले में चंबल नदी का पहला बांध यहाँ मौजूद है, जिसे हम कहते हैं गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर जो बांध है कहाँ पर, ये हो जाएगा मंदसौर मध्य प्रदेश। मंदसौर मध्य प्रदेश। अब ये जो बांध है, ये बांध दो पठारों के बीच स्थित है, और जो पठार है वो है मानपुरा और भानपुरा। तो ये मानपुरा और भानपुरा के पठारों के बीच स्थित है। और यदि आप चंबल के बांधों की बात करेंगे तो चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, और ये चंबल के 4 बांधों में सबसे बड़ा बांध है। तो ध्यान रखना कि यदि सवाल आएगा चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा गांधी सागर बांध। कोई दिक्कत नहीं, मानपुरा और भानपुरा के पठारों के बीच ये स्थित है। तो पहला जो बांध हो गया इसका, ये हो गया गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो चित्तौड़गढ़ जिले में इस पर दूसरा बांध बना हुआ है,
और ये जो दूसरा बांध है इसका नाम हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। तो यह हम देखते हैं दूसरा बांध हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है और राजस्थान के ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। अब यहाँ ध्यान रखना आप, यदि बात करता है कि चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो चंबल में तो जो गांधी सागर बांध है यह सबसे बड़ा बांध है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में है। यदि हम राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो यह राजस्थान में जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। अब यहाँ जो इसकी विशेषता हो जाएगी राणा प्रताप सागर की कि यह जल भराव क्षमता की दृष्टिकोण से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जल भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम चंबल परियोजना की बात करेंगे जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तब हम बात करेंगे इन बांधों पर कितनी विद्युत की उत्पादन होता है, यहाँ से कौन कौन सी नहरें निकाली गई है, कौन कौन सी लिफ्ट नहरें निकाली गई है जिसका उपयोग सिंचाई और पेयजल के लिए किया जाता है। तो दूसरा बांध हो गया राणा प्रताप सागर। उसके बाद कोटा और बूंदी जिले की सीमा पर स्थित है इसका तीसरा बांध, जिसे हम कहते हैं जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध जो कोटा बूंदी की सीमा पर कोटा के बोरावास गांव के निकट ये स्थित है। तो तीसरा बांध यहाँ पर जवाहर सागर बांध कोटा में, कोटा का गांव हो जाएगा बोरावास। और इसके बाद जो इसका चौथा बांध होगा तो यह चौथा बांध कोटा शहर के निकट, और इसे हम कोटा बैराज के नाम से जानते हैं, कोटा बैराज। तो ये चंबल नदी के 4 प्रमुख बांध। चौथा बांध हो जाएगा इसका कोटा बैराज, और ये तो कोटा शहर के निकट स्थित है। कोटा शहर जो है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर हमने 4 बांधों की बात की। पहला गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में, दूसरा राणा प्रताप सागर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। उसके बाद जवाहर सागर बांध की हमने बात की, और चौथे बांध की हमने बात की जो था कोटा बैराज। तो ये चंबल नदी के 4 प्रमुख बांध, आप इसको भी एक बार सेव कर लें। चलिए, क्लियर यहां तक। तो ये चंबल नदी के 4 बांध हो गए। अब उसके बाद यदि हम बात करें सवाई माधोपुर की, ये हमने बात की थी चूलिया, जलप्रपात। सवाई माधोपुर की बात करेंगे हम, तो सवाई माधोपुर का एक स्थान है, स्थान का नाम रहता है रामेश्वर घाट। स्थान कौन सा? स्थान हो जाएगा रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। तो यह रामेश्वर घाट जो है, यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर एक चंबल नदी चल रही है। चंबल नदी में यहाँ आके मिलती है बनास नदी, और तीसरी नदी रहती है सीप। तो ये रामेश्वर घाट चंबल, बनास और सीप, इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। तो रामेश्वर घाट के निकट 3 नदियों का त्रिवेणी संगम, चंबल, बनास और सीप। और जो रामेश्वर घाट है, यह रामेश्वर घाट परशुराम जी की तपोस्थली है, और
यहाँ पर मीणा जनजाति का एक बड़ा मेला भी आयोजित होता है। तो ये चंबल नदी की कुछ विशेषताएं। रामेश्वर घाट, सवाईमाधोपुर, चंबल नदी का त्रिवेणी संगम। हमने चंबल के बांधों की बात की है, उसकी और खूब सारी विशेषताओं की हमने बात की है। अब बात कर लेते हैं हम चंबल की जो सहायक नदियां हैं। चंबल की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो चंबल की जो सहायक नदियां हैं उसके अंतर्गत हम आने वाले क्लासरूम में बात करेंगे विस्तार से। तो बामनी के अलावा चंबल की प्रमुख सहायक नदी बनास, मेज, धार, निवाज, अलनिया, पार्वती, काली सिंध, कुनू, कुराल, सीप। तो ये चंबल नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। हम आने वाले वीडियो में इन सहायक नदियों की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप चाहें तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट भी सेव कर लें, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो साथियों, आज की जो क्लास हुई है, इस क्लास में हमने बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र की एक प्रमुख चंबल नदी की बात की है। आने वाली क्लासेस के अंतर्गत हम चंबल की प्रमुख सहायक नदियों की बात करने वाले हैं। तो यह क्लासेस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इन वीडियोस को अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करते रहें, इसको लाइक करते रहें। अगली क्लास के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।